स्पॉन्टेनियस। यूनिवर्स में होने वाले सारे प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं, तो और यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? हाँ, मतलब दोनों चीजों को रिलेट करके समझेंगे। यूनिवर्स में होने वाले सारे प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं और इस यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। मतलब सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। और टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। तो बता दो, टोटल एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। सिस्टम और सराउंडिंग के लिए तो हम बात अलग अलग कर ही लेते हैं। अरे नहीं आए क्या समझ में? भाई इस यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? स्पॉन्टेनियस हैं। और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। व्हाट इज यूनिवर्स? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मतलब टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सिस्टम विल बी लेस देन जीरो, क्योंकि गैस के पार्टिकल सरफेस पे स्टिक कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, और क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, एडजॉर्प्शन के आइसोथर्म्स पढ़ी थी हमने। तो फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म हमने पढ़ ली थी बेटा। एक और आइसोथर्म होती है लैंगमुइर आइसोथर्म। ऑल्दो वो हटा दी गई है, उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आजकल, इसीलिए मॉड्यूल में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। बट उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, रीडिंग मार लेते हैं। बोर्ड पे देख के पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे? लैंगमुइर आइसोथर्म, है ना। और चुपचाप सुनना है बिना कोई आवाज की। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है? ईच पार्टिकल ऑन सरफेस एक्ट एज इंडिपेंडेंट एडजॉर्प्शन साइट। मतलब सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो हर एक पार्टिकल किसकी तरह काम करता है? एक एडजॉर्प्शन साइट की तरह काम करता है। इस तरीके से जितने भी पार्टिकल सरफेस पे होंगे हर एक पार्टिकल की इक्वल एबिलिटी होगी, किस चीज की? एडजॉर्प्शन की। बताओ होगा कि नहीं होगा ऐसा? सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होंगे तो हर एक पार्टिकल की वैलेंसी जो है, जो सरफेस पर है, वहां सभी पर क्या लग रहा है? एक नेट रेजिडुअल पुल लग रहा है। तो सबकी इक्वल टेंडेंसी है पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेने की, है ना। तो ईच पार्टिकल ऑन सरफेस एक्ट एज इंडिपेंडेंट एडजॉर्प्शन साइट। और हम ये कह सकते हैं each adsorption site have equal tendency of adsorption and desorption। adsorption and desorption दोनों की टेंडेंसी सेम होगी हर एक साइट पर। इनिशियली at low pressure, rate of adsorption will be higher than rate of desorption, and at high pressure rate of adsorption will become equal to rate of desorption। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट हाई प्रेशर equilibrium condition is attained where rate of adsorption is equal to rate of desorption।
मतलब इसके अकॉर्डिंग एट हाई प्रेशर प्रोसेस इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। अब समझते हैं हर एक पॉइंट को। फ्रॉन्डलिक ने क्या कहा था, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, पहले पूरा सरफेस खाली है, एडजॉर्प्शन होता जाएगा तेजी से, फिर सरफेस कुछ कवर होने लगा, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एडजॉर्प्शन हो रहा होगा बट थोड़ी स्लो रेट से, और जब हाई प्रेशर होगा, पूरा सरफेस कवर हो गया है, तो अब कहाँ एडजॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, कांस्टेंट हो गया। तो उसने क्या मान लिया, प्रोसेस को स्टैटिक मान लिया। उसने केवल और केवल किस चीज की बात की, एडजॉर्प्शन की बात की, डिसॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा है। जबकि लैंगमुइर आइसोथर्म में क्या कहा गया कि शुरुआत में पूरी सरफेस खाली है, सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो हर एक पार्टिकल एक इंडिपेंडेंट एड्सॉर्प्शन साइट की तरह काम कर सकता है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स लाइन से, मान लो 20 पार्टिकल हैं, तो 20 जगह पे क्या हो सकता है, एड्सॉर्प्शन हो सकता है। और उसने कहा हर एक साइट की इक्वल टेंडेंसी है क्या करने की, एड्सॉर्प्शन की भी और डिसॉर्प्शन की भी। अब शुरुआत में काइनेटिक्स अपन ने पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो क्या होना है, एड्सॉर्प्शन होना है। तो बताओ पूरी की पूरी सरफेस खाली पड़ी है क्या, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई भी एड्सॉर्ब साइट है ही नहीं। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इनिशियली क्या होगा, जीरो। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बहुत हाई होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता रहेगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता चला जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसी साइट्स बढ़ रही हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन हो चुका है, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ेगा। और हाई प्रेशर पे एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स क्या होंगे, डिसॉर्ब होंगे। मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बराबर। फ्रॉन्डलिक ने अलग तरीके से समझाया, लैंगमुइर ने अलग तरीके से समझाया। फ्रॉन्डलिक के अनुसार तो ये सरफेस है, एक बार खाली है, और जैसे जैसे भरती जाएगी वैसे वैसे रेट कम होती चली जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी जब पूरा सरफेस भर गया। अब कोई नेट, अब कोई एड्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्डलिक। लेकिन लैंगमुइर के अकॉर्डिंग दोनों प्रोसेस होते हैं, एड्सॉर्प्शन भी होता है, डिसॉर्प्शन भी होता है। इनिशियली रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्यों ज्यादा है, क्योंकि डिसॉर्प्शन नहीं हो रहा है। धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन की रेट कम क्यों हो रही है, क्योंकि डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। और हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, जितने एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डिसॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए कोई नेट एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। लेकिन क्या दोनों प्रोसेस बंद हो गए, क्या नहीं हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस क्या था, स्टैटिक, और इसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस क्या है, डायनामिक। यहाँ एक इक्विलिब्रियम अराइज हो जाता है। तो ये बात किसने समझाई, लैंगमुइर आइसोथर्म में। और यही मैकेनिज्म बनता है कैटालिसिस का। कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, सरफेस के फिनोमेना की वजह से। तो कैटलिस्ट का जब आप इफेक्ट समझेंगे तो ये वापस ऐसी की ऐसी पिक्चर पूरी फिर से चलेगी। सारे के सारे पॉइंट्स हमें दोबारा से समझने होंगे, कब, जब हम कैटालिसिस पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें एक रिलेशन उन्होंने दिया, x अपॉन एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 + bp। तो इसको आप समझ सकते हैं, वो ग्राफ वही है ना। लेकिन इसको अगर हम समझें एट लो प्रेशर, तो प्रेशर बहुत कम है, तो 1 + bp को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो बताओ x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1 आ गया क्या। और जब अगर एट हाई प्रेशर की बात करें, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, 1 + bp को क्या लिखा जा सकता है, bp लिख दें, क्योंकि p बहुत ज्यादा है, 1 + bp अप्रोक्सीमेटली bp के इक्वल होगा। जब ये bp होगा तो p से p कटेगा, इसका मतलब x अपॉन m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने इस रिलेशन से अपने को समझाया, है ना। तो ये न्यूमेरिकल में कहीं काम में नहीं आता है। ए और बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ए और बी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगे, इस पे कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। बस थ्योरेटिकली पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, फ्रॉन्डलिक पर न्यूमेरिकल बनता है। क्लियर है बात, लिख देंगे पॉइंट्स अपने पास कहीं पे, इसी में लास्ट में खाली जगह में लिख दें, कॉपी में लिख लें, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, खाली पेज है ना लास्ट में 192 पे, वहां पे लिख लें या फिर कॉपी में लिख लें।
टेस्ट तुम्हारा 28 तारीख को है। अरे आराम से। टेस्ट 28 तारीख को रहेगा और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, सरफेस केमिस्ट्री आएगा और मोल कॉन्सेप्ट आएगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में जितना कर लेंगे हम ऑलमोस्ट हो जाएगा प्रोबेबली, अदरवाइज नहीं। जितना मोल कॉन्सेप्ट आएगा, जितना हम लोग कवर कर लेंगे उतना आएगा, है ना। हाँ, एडजॉर्प्शन। हाँ, एक्चुअल में ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। उसमें ड्रॉबैक था फ्रॉन्टलिक में, लैंगमुइर ने करेक्ट किया, है ना। तो एक्चुअल में ये मैकेनिज्म होता है, रिवर्सिबल, मतलब एक इक्विलिब्रियम राइज हो जाता है। 1+BP को, हाँ लिख रहा है यहाँ पे, जब बोला था जब कहाँ गई थी तुम? लिखने में लगे रहते हो, पहले लिख लें फिर पानी वानी पी आएंगे। बताओ यहाँ पे क्या लिख रहा है? लो प्रेशर। पी बहुत कम है क्या? तो बीपी बहुत छोटा होगा। 1+BP कैन बी रिटन एज 1। अगर पी बहुत ज्यादा है तो बीपी बहुत बड़ा होगा। 1+BP को क्या लिख सकते हैं? बीपी। बीपी और एपी ऊपर है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? A/B, विच आर कांस्टेंट, है ना। A and B depend on nature of gas. क्या वो बेटे चिंतित हो गए? 3-3 चैप्टर आ रहे हैं। अब है ना, ढंग से पढ़ लेना, अभी 11th चालू हो रही तुम्हारी, है ना। मोल कॉन्सेप्ट, जिन जिन के भी बेसिक्स को जंग लगा हुआ है, जो अपनी शक्तियां भूल चुके हैं, उन्हें वापस से याद दिलाने का समय आ चुका है। लिख लिए क्या? तो है, लिखो फिर बेटा, बातें करने में लगे रहते हो तुम लोग। सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है तुम लोगों का। तुम्हें क्या पता? नहीं नहीं कैसे पता तुम लोगों को, ये बताओ पहले। बातें होती तुम्हारी शाम वाले बैच वालों से, है कैसे पता तुम लोगों को? जब डांट रहे हो ना बेटा, तो इमोशनल बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। लिखो जल्दी से लिखो, हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर। मौका निकाल के बातें कर ही रही हूँ, जैसे सर इधर उधर गर्दन करें, आधा स्टेटमेंट अभी बोल दूं, आधा अब बोल दूं। जब से देख रहा हूं मैं, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आई ये बोलते हुए। गजब टैलेंटेड लोग हो तुम, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा। पढ़ाई लिखाई में भी हो, बट ठीक है, मिटा दिया बेटा ये। तो तुम मजे ले रहे हो बातों के बेटा, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो तुम लोग। कहां तक लिख लिया था? किसने नहीं लिखा है बताओ पहले। किसने नहीं लिखा? एक और दो, बताओ। लास्ट वाला नहीं लिखा, जो मिटाया, जो किसने नहीं लिखा?
किधर से आवाज आई थी लेकिन? कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं आगे, है ना, मुझे बातें। लास्ट क्लास में हमने कहां तक बात की थी बेटा? एड्सॉर्प्शन, और उसके अलावा कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात कर ली थी हमने। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनका कंपैरिजन हमने कर लिया था। किस किस से कंपेयर किया था हमने? सस्पेंशन से और क्रिस्टलॉइड से। क्रिस्टलॉइड, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन में, मीडियम साइज के पार्टिकल कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, और सबसे छोटे क्रिस्टलॉइड में। क्रिस्टलॉइड को फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, वो फिल्टर नहीं कर सकते, एसपीएम से भी फिल्टर नहीं कर सकते। कॉलॉइडल सॉल्यूशन को एसपीएम से फिल्टर कर सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं होंगे। सस्पेंशन दोनों में फिल्टर हो जाएगा, है ना। ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन कौन होते हैं? सस्पेंशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन से कॉलॉइडल। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं क्रिस्टलॉइड, वो किसी भी तरीके से सेटल डाउन नहीं होंगे, है ना। और विजिबिलिटी की बात की थी हमने, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो नजर ही नहीं आएंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, है ना। बड़े साइज के हुए तो दिख जाएंगे और बहुत छोटे हुए तो नहीं दिखेंगे। और सस्पेंशन के पार्टिकल ऐसे ही दिख जाते हैं। और अगर ट्रेंडल इफेक्ट की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉलॉइडल सॉल्यूशन की होती हैं, सस्पेंशन में शेडो बनती है। और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल नजर ही नहीं आते, ना स्कैटरिंग करते हैं और ना ही शेडो बनती है। चलो, उसके बाद हमने इनको क्लासिफाई कर लिया था 3 क्राइटेरियाज पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। 8 तरह के कॉलॉइडल सॉल्यूशन पढ़े थे। एक कौन सा नहीं था? गैस का, गैस में, क्योंकि वो होमोजेनियस बनता है। और 2 तरीके से हमने क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और उनको हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। एक तो मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, और एक एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, है ना। तो अभी हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। मिटा दें क्या बेटा? नहीं, ड्राइंग पूरी हो गई हो तुम्हारी तो, क्योंकि लिखने में तो इतना टाइम नहीं लगता। लिख लिया, चलो। लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक में बेटा हमने बात की थी जो कि सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन रखते हैं, या लिक्विड लविंग या सॉल्वेंट लविंग जो होंगे लायोफिलिक। और लायोफोबिक जिनमें किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट या फिर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इज प्रेजेंट। जबकि यहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, नो इंटरेक्शन। इनके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि गम हुआ, जिलेटिन हुआ, स्टार्च हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? लायोफिलिक के। और जैसे कि मेटल के जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं, जैसे कि गोल्ड का सोल हुआ, एयू सोल हुआ, या सल्फर सोल हुआ, इस तरह के जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनेंगे, ये क्या कहलाते हैं? लायोफोबिक। तो जैसे अपन ने स्टार्च को मिलाया पानी में, तो वाटर के और स्टार्च के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। तो दैट ड्यू टू दैट इंटरेक्शन दे आर कॉल्ड एज लायोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। लेकिन अगर मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने मिलाए कॉलॉइडल रेंज में, डिस्पर्शन मीडियम में, तो उनके बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो फिर इंटरेक्शन नहीं होता तो फिर वो स्टेबल कैसे रहते हैं? फिर तो क्या हो जाना चाहिए? उन्हें बॉटम में सेटल डाउन हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि इनको प्रिपेयर करना आसान है। तो इजी टू प्रिपेयर। इजी टू प्रिपेयर कैसे? सिर्फ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टीज हैं, या प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स है, या फिर कोएगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स है, या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स है, उनकी काफी सारे पॉइंट्स यहीं पर डिस्कस हो जाएंगे इसी टेबल के अंदर, है ना। तो इजी टू प्रिपेयर कैसे है?
आपने सिंपली डिस्पर्स फेज लिया, डिस्पर्शन मीडियम लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन है, तो वो ऑलरेडी वैसे ही स्टेबल हैं, उनमें किसी तरह के स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नो स्टेबलाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यहां इनको बनाना मुश्किल है। इनको बनाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपने डिस्पर्स फेज के पार्टिकल और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल को मिला दिया, अब उनके बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन तो है ही नहीं, तो धीरे धीरे वो ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या होने लगेंगे? सेटल डाउन होने लगेंगे। अब आपको क्या करना है? उसे एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाकर रखना है, तो आप बाहर से क्या करते हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करता है ना, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, बाकी तो आगे समझेंगे ही सही हम। तो जैसे मान लो ये वाटर हमने लिया और इसमें गोल्ड के सोल के पार्टिकल्स हैं, इस तरह से कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये अगर आपस में सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन होने लगेंगे। तो आप क्या करते हैं? इसके अंदर KOH मिला दिया। अब KOH में से मान लो OH माइनस जो है वो इसकी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया, इन पार्टिकल्स की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया। कौन? OH माइनस। K प्लस एड्सॉर्ब नहीं हुआ। ये क्यों नहीं होता, कौन सा एड्सॉर्ब हो जाता है, वो भी आगे समझेंगे। पर मान लो OH माइनस एड्सॉर्ब हो गया, तो बताओ इन सारे पार्टिकल्स पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया क्या? तो जब भी कोई दो पार्टिकल पास पास आने लगेंगे, उनके नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करके किसी और दूसरे पार्टिकल के पास जाएंगे, उसके पास भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। वो फर्दर वहां रिपेल करेंगे, ये दोनों कहीं और जाएंगे, वहां भी सारे पार्टिकल्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो बताओ क्या चलता रहेगा? म्यूचुअल रिपल्शन। और ये अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट चलता रहेगा, एक जिगजैग मोशन कंटेनर में चलता रहेगा, और उसकी वजह से ये ग्रेविटी को बीट कर पाएंगे और बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो सकते। और इकट्ठे नहीं हो सकते, जैसे ही दो पार्टिकल पास आएंगे क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। तो यहां पर दीज आर नॉट इजी टू प्रिपेयर, नॉट इजी टू प्रिपेयर। और दूसरा, स्टेबलाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड, स्टेबलाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब नॉट इजी टू प्रिपेयर क्यों है? पहली बात तो सॉलिड का, ये जो जनरली बनते हैं वो किसके बनते हैं? सॉलिड इन लिक्विड। और वो कौन से बनते हैं? लिक्विड इन लिक्विड। ये बनते हैं सॉलिड इन लिक्विड, वो लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड बनाना है तो बताओ बेटा, सॉलिड के पार्टिकल बड़े बड़े हैं। तो जैसे आपको चौक दे दी जाए और पानी दे दिया जाए और कहा जाए कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाओ, क्या करेंगे? पहले चौक को ग्राइंड करेंगे, फिर उसको क्या किया जाता है? बहुत एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे रोटेट करती हुई प्लेट्स के बीच में उस पाउडर को डाला जाता है। तो वो जो पाउडर है, उनमें जो पार्टिकल है वो कौन सी रेंज में आते हैं? कॉलोइडल रेंज के पार्टिकल्स में आते हैं। उन कॉलोइडल पार्टिकल्स को पानी में आप घोलोगे, स्टिर कर दोगे अच्छे तरीके से और छोड़ दोगे, ये उम्मीद करते हुए कि कॉलोइडल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन क्या होगा थोड़ी देर बाद? दैट इज नॉट ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन कब कहलाएगा? जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो फिर आप क्या करते हैं? उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट भी ध्यान से मिलाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग एजेंट तो क्या करेगा? एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा। और अगर ज्यादा स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला दिया तो है तो क्या? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये उसी को कोएगुलेट कर देगा। समझ में आ रही है बात? अगर कम स्टेबलाइजिंग एजेंट, मतलब जितना अमाउंट चाहिए उतना मिलाया, तो ये इसको स्टेबल बनाए रखेगा। और अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो वो क्या करता है? वो खुद ही उसको क्या कर देता है? कोएगुलेट कर देता है, बॉटम में सेटल डाउन कर देता है। तो एक प्रिसाइज अमाउंट हमें किसका मिलाना पड़ता है? स्टेबलाइजिंग एजेंट का। तो जो प्रिंटिंग इंक होती है, इंडियन प्रिंटिंग इंक, वो किस तरीके से बनाई जाती है? मैंने मेथड बताया उसी तरीके से। बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको पीसा जाता है, पीस कर उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कॉलोइडल रेंज में लाया जाता है, फिर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, और एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट टेनिन उसके अंदर मिलाया जाता है। TANNIN, टेनिन उसके अंदर मिलाया जाता है एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट। और वो क्या बनता है? एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम तक भी जब आप उस इंक को रखेंगे तो वो कोएगुलेट नहीं होगी, इंक के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। इस तरीके से ये दोनों प्रिपेयर किए हमने, है ना। अब रही बात चार्जेस की, तो बेटा यहां पर इसके मेथड में, इसके फॉर्मेशन के मेथड में ना तो आप फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बताओ कहीं से फ्रिक्शन दिख रहा है क्या? वहां तो फ्रिक्शन है। आप पार्टिकल्स को पीसेंगे,
पीसेंगे तो फ्रिक्शन से क्या होगा, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ना ही यहाँ पर स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं मिलाया है। तो हम यहाँ कहते हैं कि लगभग नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं होते, और अगर हैं भी तो वेरी लेस चार्जेस, बहुत ही कम चार्जेस होंगे, मतलब नेग्लिजिबल चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पार्टिकल्स हमेशा क्या होंगे, चार्ज्ड, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हमें मिलेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की, तो है तो दोनों कॉलोइडल सॉल्यूशन ही, लेकिन वो पहले वाला कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, दूसरे की मिलती है। रीजन क्या है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बड़ा अंतर होना चाहिए, बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। वो दोनों क्या है, लिक्विड लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड सॉलिड। तो यहां पर आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, टिंडल इफेक्ट मिलेगा, वहां ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती हैं। तो हम यहां बोलेंगे वेरी लेस और नो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जबकि यहां पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। यहां तक बात समझ में आ रही है अपने को? कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो? अच्छा, ये बताओ कि अगर इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, तो बताओ इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है क्या? बताओ, विस्कोसिटी बढ़ेगी क्या अगर डिस्पर्स पानी में हम गम मिला दें, घोल दें? विस्कोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन यहां पर नो डिफरेंस, नो डिफरेंस इन विस्कोसिटी। आप इलेक्ट्रोलाइट भी मिला देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, क्या उनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है क्या? अरे इलेक्ट्रोलाइट जो मिला रहे हैं, क्या वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन डेवलप कर रहा है क्या? नहीं डेवलप कर रहा है। वो तो उनको चार्जेस दे रहा है, वो तो उनको चार्जेस दे रहा है ताकि वो पास पास आए तो क्या करते रहे, रिपेल करते रहे, सेटल डाउन नहीं हो। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला तो दिया, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला तो दिया, लेकिन स्टेबलाइजिंग एजेंट में कोई इंटरेक्शन डेवलप नहीं किया, इसीलिए यहां पर विस्कोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, जबकि वहां विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और क्या कह सकते हैं हम, विस्कोसिटी बढ़ती है तो सरफेस टेंशन कम होती। अरे बोलो भाई बेटा, पढ़ते हो तुम, ये सब चीजें हैं, मैं थोड़ी बताऊं फिजिक्स। सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, कम। लेकिन यहाँ सरफेस टेंशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। नो इफेक्ट इन सरफेस टेंशन। यहां बात समझ में आ रही है? विस्कोसिटी बढ़ती है, सरफेस टेंशन कम होता है। तो यहां पर कम हो गया, वहां पर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि विस्कोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रो सॉरी हाँ हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, देना मत बोलो, तुम तो रहने दो। हाइड्रेशन की बात करें, सॉरी, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। तो बताओ, अगर इंटरेक्शन प्रेजेंट है तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, या सॉल्वेंट से जुड़ना, या डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्शन मीडियम से जुड़ना किस में पॉसिबल हो पाएगा, लायोफिलिक में या लायोफोबिक में? लायोफिलिक में। तो यहां पर हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ज्यादा होगा, वहां पर नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा या कम होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेशन, है ना, और रिवर्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन माइग्रेट करेंगे, लायोफिलिक या लायोफोबिक? ज्यादा कौन माइग्रेट करेंगे, लायोफोबिक, क्योंकि जिन पे चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होंगे। वहां पर नेग्लिजिबल चार्जेस है या नहीं है, तो उन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टेबल ज्यादा कौन से होंगे, लायोफिलिक। क्यों? क्योंकि कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं है, सेंसिटिव मामला नहीं है, यहाँ बहुत सेंसिटिव मामला। यहाँ अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो ये उसको क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। वहां पर हमने
ऑलरेडी किसकी वजह से स्टेबल है, वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन की वजह से स्टेबल हैं। और रिवर्स करना किसको आसान है, लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफिलिक को, क्योंकि हमने बनाया कैसे था, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को मिला दिया, तैयार हो गया। अब अलग अलग करना है तो जो भी कोएगुलेशन के मेथड है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया हमने, जो कोलोइडल पार्टिकल अलग हो गए, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो गया, वापस से दोनों को मिलाया, फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। यहाँ पर बहुत नाटक है। कैसे? पहले तो प्रिपेयर करने के लिए पाउडर बनाया, मिक्स किया, फिर उसके बाद में स्टेबलाइजिंग एजेंट मिला, फिर कोएगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। अब बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्या सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, उसका डायलाइसिस करना पड़ेगा। डायलाइसिस करके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिमूव करेंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स को अलग करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम को अलग करेंगे, फिर से दोनों को मिलाएंगे, फिर मिलाने के बाद स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाएंगे। नहीं समझे बात को? ए और बी था पहले तो, फिर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया स्टेबल करने के लिए, सी हो गया, एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट और मिलाया कोएगुलेट करने के लिए, तो सी बहुत ज्यादा हो गया। अब सी को अलग करना है, ए को अलग करना है, बी को अलग करना है, तो पहले डायलाइसिस किया, डायलाइसिस किया तो इलेक्ट्रोलाइट पूरा रिमूव कर दिया हमने, फिर ए और बी को रिमूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ए और बी अलग अलग हो गए। अब बी और ए को वापस मिलाया, लेकिन क्या कोलॉइड बना देंगे क्या मिलाते ही? नहीं बनाएंगे, घोलने के बाद फिर स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इनको क्या बोला है, इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं जा सकता, बनाया जा सकता है, बट इतनी मुश्किल है, उस बेसिस पे क्या बोला गया इनको, रिवर्सिबल, और उनको क्या इरिवर्सिबल, और उनको क्या बोला गया है, रिवर्सिबल बोला गया। तो थोड़ा क्लियर हो रहा है पिक्चर? लायोफिलिक कौन से हैं, लायोफोबिक कौन से हैं? लायोफिलिक मतलब जो बस आपस में सौहार्द से रहते हैं, लायोफोबिक मतलब जिनको मतलब नहीं है आस पड़ोस वालों से, है ना? तो अगर सॉल्वेशन की बात करें, किस में ज्यादा होगा, लायोफिलिक में। इजी टू प्रिपेयर है, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाने की जरूरत नहीं है, और क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कम है, चार्जेस बहुत कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेशन बहुत कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, विस्कोसिटी ज्यादा है, सरफेस टेंशन कम है। लायोफोबिक में क्या क्या होगा, विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं, सरफेस टेंशन में चेंज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट करेंगे, चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, और अनस्टेबल होंगे, और मुश्किल से बनाए जा सकेंगे, और इरिवर्सिबल होंगे, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर बहुत ज्यादा होगा। जनरली एग्जांपल्स क्या होंगे, लिक्विड लिक्विड, यहां एग्जांपल्स क्या होंगे, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इनके डिफरेंस की। अब अगर कई बार वाटर को क्या लिया जाता है, डिस्पर्शन मीडियम, या अल्कोहल को लिया जाता है, या फिर एयर को लिया जाता है, या फिर बेंजीन को लिया जाता है, ये तो क्या हो गए, डिस्पर्शन मीडियम। और डिस्पर्स फेज कुछ भी हो सकता है आपका, तो इस केस में क्या बनेगा, जैसे डिस्पर्स फेज आपने क्या लिया, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड यहां पर भी, और यहां पर भी क्या ले लिया, सॉलिड। तो बेटा जनरली सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड क्या कहलाता है, सोल, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो इसको ऐसे याद करें, दो लेटर तो इसके ले लिए, एक लेटर इसका ले लिया, सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। और अगर वाटर को, वाटर में सॉलिड मिलाया गया है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोसोल बोल सकते हैं, या एक्वासोल बोल सकते हैं। अगर सॉलिड को अल्कोहल में मिलाया गया है तो इसको क्या बोल देंगे, एल्कोसोल बोल सकते हैं। सॉलिड को एयर में मिलाया गया है तो एरोसोल बोला जा सकता है, और इसको बेंजोसोल बोला जा सकता है। तो इस तरीके से इनके नाम दिए जा सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम क्या काम में लिया गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है क्या, प्रिपरेशन से पहले वो देख लें जेल और सोल, है ना, इमल्शंस। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 8 तरीके के क्या बनाए जा सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, और उनमें
क्या क्या हो सकता है? कई काफी सारे सॉलिड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड गैस में, है ना। लिक्विड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में। ये 8 तरह के हुए। इनमें से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे बात करें तो बेटा, डिस्पर्स्ड फेज अगर लिया जाए लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड लिया जाए, तो इस तरीके से जो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको बोला जाता है इमल्शन, बोला जाता है। अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स क्या लिए, लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे। और अगर आपने डिस्पर्स्ड फेज क्या लिया हुआ है, सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम क्या लिया हुआ है, लिक्विड, तो इसको क्या बोला जाता है, सोल। सोल क्या होते हैं, लायोफोबिक। सोल क्या होते हैं, लायोफोबिक। जेल के इसके बारे में तो डिटेल में हमने लगभग बात कर ही ली है। जो सारी प्रॉपर्टीज लायोफोबिक के लिए लग रही है, वो सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए लगेंगी, सोल के लिए। इमल्शन और जेल की बात अलग से हम सेपरेटली कर लेते हैं। इमल्शन मतलब क्या हुआ, लिक्विड में लिक्विड का डिस्पर्शन। इमल्शन दो तरीके के होते हैं बेटा, एक O/W और दूसरा W/O। इसको क्या बोलेंगे, ऑयल इन वाटर, और इसको क्या बोलेंगे, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, मिलाए कभी पानी में तेल, तैरता है, क्यों, डेंसिटी की वजह से। घुल जाता है क्या, क्यों, ऑयल इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना। अच्छा, आप क्या करें बेटा, वाटर में थोड़ा सा ऑयल मिलाएं और उसको बहुत तेजी से मिक्स कर दें, है ना। उसके अंदर मिक्स करने पर क्या होता है, ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती हैं, है ना, और कॉलोइडल रेंज में आके पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, है ना। ऑयल की ड्रॉपलेट्स कहाँ मिक्स हो जाती हैं, कहाँ मिक्स हो जाती हैं, ऑफिसर, हाँ, सुनो तो फिर बेटा, इंटरेस्टिंग चीज है। अब तो मानते ही नहीं हो बेटा इंटरेस्टिंग चीजों को, इंटरेस्टिंग अब क्या करें उसका, तो मान ले पता नहीं क्या ही इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, ऐसे करते मिक्स किए होंगे बेटा। अच्छा, अब जब आप मिक्स कर दें, उसको तेजी से मिक्स कर दें, तो बराबर बराबर छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉपलेट्स पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं हम लोग, थोड़ी देर रख देते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि सारी की सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर आ गई हैं, है ना। अब इस खेल को हम अगले लेवल तक ले जाएंगे। अब हम पढ़ लिख गए हैं, है ना, तो अब हम उस तेल को वापस ऊपर इकट्ठा नहीं होने देंगे। उसमें थोड़ा सा अमाउंट क्या कर दें, सोप का मिला दें, हल्का सा अमाउंट सोप का मिला दें, और उसके बाद उसको मिक्स करके फिर रखें। कभी भी ऑयल की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर ऊपर नहीं आएंगी। बताओ, अभी खेल नहीं खिला रहा तुमको मैं, है ना, ये क्या सिखा रहा हूं, इमल्शन। कौन सा, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन में क्या होता है बेटा, ये क्या है, स्टेबल नहीं हो पाता अपने आप से। आपने पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके फैला तो दिया है पूरे सॉल्यूशन में, लेकिन वो वापस से इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या मिलाना पड़ेगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। और इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं उसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। नहीं समझे बात को, इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या मिलाया जाता है, उसमें सोप मिलाया जाता है। तो सोप के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सोप के पार्टिकल्स में आगे पढ़ेंगे अपन एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में, उनमें एक लायोफोबिक पार्ट होता है और एक लायोफिलिक पार्ट होता है। तो लायोफिलिक पार्ट क्या करेगा, लायोफोबिक पार्ट क्या करेगा, ऑयल की ड्रॉपलेट्स पे इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स भी इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, तो बताओ सारी ऑयल की ड्रॉपलेट्स क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो जब भी कोई दो ऑयल की ड्रॉपलेट्स नजदीक आने की कोशिश करेंगी, वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाए रखेंगे, सारी ड्रॉपलेट्स कभी भी इकट्ठा नहीं होंगी। समझ में आ गई बात। दूसरा कौन सा है, वाटर इन ऑयल। तो ऑयल में वाटर मिलाया जाए और फिर उसको मिक्स कर दिया जाए, और आप उससे एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बेटा उसके लिए,
उसके लिए मिलाया जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ तो क्या मिलाया हमने, सोप। यहाँ पर आप मिला सकते हैं लैंप ब्लैक, बिल्कुल काजल, या फैटी एसिड्स या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाले कंपाउंड्स अगर आप इसमें मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, वाटर एंड ऑयल टाइप के इमल्शन को स्टेबल करके रखता है। समझ में आ गई बात? दोनों की एग्जांपल बता दो बस एक एक। ऑयल इन वाटर, मिल्क है ना, ज्यादा कंटेंट किसका है, वाटर का, कम कंटेंट किसका है, ऑयल का, है ना। या फिर जो बॉडी लोशन आता है जनरली हम लोग लगाते हैं, उसमें क्या है, ज्यादा कंटेंट किसका है, वाटर का, कम कंटेंट किसका है, ऑयल का। और जो कोल्ड क्रीम आती है दैट इज वाटर इन ऑयल, उसमें ज्यादा कंटेंट किसका है, ऑयल का, और कम कंटेंट किसका है, वाटर का। तो दैट बोथ आर कॉलोइडल सॉल्यूशंस। ये एप्लीकेशन हो गए कॉलोइडल के। क्या बेटा, ज्यादा कंटेंट किसका हो गया उसके अंदर, वो तो जेल टाइप से बन गया बेटा। अच्छा उसमें हाँ ज्यादा कंटेंट ऑयल का हो गया, कम कंटेंट वाटर का हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो। ये हमने कंटेनर लिया हुआ है, इसमें हमने एक इमल्शन बनाया हुआ है, एक इमल्शन बनाया हुआ है। अब आपको चेक करने के लिए कहा जाए कि इमल्शन कौन सा है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। ऑप्टिकल वाला पॉइंट आगे एक्सप्लेन होगा, आगे पढ़ लो रे तुम ऑनलाइन वाले। हाँ ये जो समझा रहा हूं जो समझो, पहले इसका जवाब दो क्या है। बताओ, गजब लोग हो तुम, टैलेंटेड है, देख के बता दिया तुमने, बिल्कुल बिना छुए बता दिया। अभी तो मुझे ही नहीं पता मैंने क्या बनाया है वहां पर, और तुम लोगों ने बता दिया ये तो ऑयल इन वाटर है। कैसे पता लग रहा है बिना जैसे, आइडिया दें एक बार। डॉक्टर ही बनोगे बेटा तुम तो, पेशेंट घर पे ही बैठा हुआ है, तुम यहीं बैठ के बीमारी बता दोगे। वो बोले मैंने बताया ही नहीं, अभी बोलना शुरू ही नहीं किया, आपने दवाई लिख दी है। बताओ, चेक करेंगे इसको, कैसे चेक करेंगे। नहीं, देखो एक तरीका तो ये है कि इसको हमने लिया हाथ में, और दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल होगा। तो आप इसको कंटेनर के बिल्कुल साइड से इसमें धीरे धीरे वाटर मिलाते रहें, बिल्कुल किनारे से वाटर मिलाएं। अगर वाटर सॉल्यूशन में जा रहा है और डिसअपीयर हो रहा है, जा रहा है वाटर जाते हुए नजर आ रहा है पर दिख नहीं रहा, अलग से कोई लेयर नहीं बना रहा है, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर है, कम अमाउंट में ऑयल है। ऑयल अगर आपने मिला है और ऑयल ने अगर एक सेपरेट लेयर बना ली, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर है, कम अमाउंट में ऑयल है, पहला। दूसरा, दो तरह की डाइज होती है बेटा, है ना, आप लोग जानते होंगे, तिलक वगैरह निकालते हैं आप लोग तो जानते होंगे। ऑयल सॉल्युबल डाइज होती है और एक वाटर सॉल्युबल डाइज होती है। वाटर सॉल्युबल डाइज केवल वाटर में डिसॉल्व होती है, ऑयल सॉल्युबल डाइज केवल ऑयल में डिसॉल्व होती है। सिंदूर जो होता है ऑयल में डिसॉल्व होता है, और जो दूसरा एक और होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो दोनों अलग अलग नेचर है उनके, एक ऑयल सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। अब जो इमल्शन आपको दिया हुआ है उसमें क्या करें, थोड़ा सा पाउडर किसी का भी ले लें, ऑयल सॉल्युबल डाई का लिया और उसमें मिला दिया हमने। ऑयल सॉल्युबल किस में डिसॉल्व होगी, केवल ऑयल में। तो अगर सॉल्यूशन में कोई सिग्निफिकेंट कलर चेंज नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर है, कम अमाउंट में ऑयल है। ऑयल सॉल्युबल लिया, ऑयल बहुत कम है, छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल हैं, बहुत सारे अमाउंट में क्या है, वाटर है। तो ऑयल सॉल्युबल डाई मिलाएंगे तो ऑयल सॉल्युबल में डिसॉल्व होगी, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, तो कलर चेंज नहीं दिखा, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन है, वाटर। और अगर बहुत सारा कलर चेंज दिख गया है, डिसॉल्व हो गई है, मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या है, ऑयल है। अगर चेंज हो गया है तो ज्यादा अमाउंट में ऑयल है ना। हाँ, ऑयल सॉल्युबल लिया। अब अगर मान लो एक और तरीका है कि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर कर ली जाए, दोनों में, है ना, जो भी कंडक्टिविटी है वो हमने मेजर कर ली, हल्का सा नमक मिलाया और फिर उसके बाद कंडक्टिविटी चेक की। अगर कंडक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट आ रहा है, ज्यादा अमाउंट में वाटर है, और अगर कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब, समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। उसके बाद आते हैं बेटा जेल, ये तो इमल्शन थे।
क्या बेटा, ये लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने तरीके बताए ये नहीं लिखे हुए बेटा, ये तो सिर्फ समझने याद कर लेने। जो 3 तरीके आइडेंटिफाई करने के बताए हैं ये नहीं लिखे हुए। जेल की बात करें बेटा, जेल क्या होता है? सॉलिड लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। तो ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? सॉलिड। कम अमाउंट में क्या होता है? लिक्विड होता है ना? तो जो नॉर्मली जेलीज आप यूज में लेते हैं, खाने के काम में आते हैं, वो सारी क्या है? जेल है ना? 2 तरह के जेल होते हैं, एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक। इलास्टिक जेल में कौन आता है? इन इलास्टिक जेल में कौन आता है? सिलिका जेल। और इलास्टिक जेल कौन से होते हैं? जिनमें चेंज किया जा सकता है, शेप्स जिनकी बदली जा सकती हैं, प्रेशर बढ़ाकर आप उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। सिलिका जेल एक तरह का ऐसा सॉलिड जेल है जिसमें प्रेशर बढ़ाने पर जिसकी शेप में चेंजेस नहीं आएंगे, सिलिका जेल है ना। पूर्वी मिला बेटा, सिलिका जेल मिला है, काम में लिया। तो जितना है उतना तो लो काम में, थोड़े बहुत सूख जाएंगे। तो अब ये मेरे से पूछ रही है कि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, मुझे कितना सिलिका जेल काम में लेना चाहिए? अब कैसे बताएंगे बेटा, अब कितना पानी निकल रहा है हाथों में से कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा लेके देखिए, किसी हो सकता है पर्टिकुलर एरिया पे ड्राई हो जाए, बट इट इज नॉट द रेमेडी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। जलेगा बेटा, क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बेस बन जाता है ना बेटा। कैल्शियम क्लोराइड जो है, मेटल मेटल का सॉल्ट जो है, मेटल क्लोराइड, वो रिएक्शन करेगा पहले तो, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और उसका कुछ अमाउंट किस में बदल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, जो कि एक बेस होता है। और बेस तो नुकसान करते ही है बेटा, है ना। तो शुक्र है NaOH नहीं बनना उसमें। चलो इधर बात करते हैं हम लोग। क्या बेटा? सॉल्ट और आइस से भी हाथ जल जाते हैं। जलने को तो क्या है बेटा, तुम्हारे पड़ोस वाले के ज्यादा नंबर आ जाए तो ही जल जाओ। बहुत चीजें जलने के लिए, तो आग ही थोड़ी है जलने के लिए। चलो अब पढ़ लें, है ना। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, इलास्टिक और इन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल्स में प्रेशर बढ़ाकर शेप को चेंज कर सकते हैं, इन इलास्टिक जेल्स में ऐसा नहीं किया जा सकता। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज सिनरेसिस। सिनरेसिस क्या होता है? व्हेन जेल्स आर kept in standing position for long time, then dispersion medium starts drain out. That process is called as synthesis. मतलब जेल आपने लिया, जेल क्या है? सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स्ड है। तो अगर इस तरह के जेल्स को लॉन्ग टाइम तक आप इस तरह से रखते हैं, तो अगर उसमें से सॉल्वेंट या लिक्विड जो है वो ड्रेन आउट होने लगता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिनरेसिस। हाँ, पेन में होता होगा ऐसा, हाँ जेल होते हैं ना बेटा उसमें, वहां पर होता है। और एक होता है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ जेल इनटू सोल एंड सोल इनटू जेल इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी, जेल का सोल में कन्वर्जन और सोल का जेल में इंटर कन्वर्जन, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? थिक्सोट्रॉपी। बताओ, जेल और सोल में बेसिक अंतर क्या है? अमाउंट का अंतर है। सॉलिड ज्यादा हो गया, लिक्विड कम हो गया, तो क्या बन गया? जेल। लिक्विड ज्यादा हो गया, सॉलिड कम हो गया, तो क्या बन गया? सोल। तो सोल और जेल आपस में इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? थिक्सोट्रॉपी, है ना। और एक होती है स्वेलिंग ऑफ द जेल।
स्वेलिंग ऑफ द जेल में क्या होता है? इफ amount of solvent, amount of liquid in gel increases, then its volume increases. मतलब अगर जेल जो है, एनहाइड्रस जेल को या ड्राई जेल को आप सॉल्वेंट में रख दें, तो वो क्या करेगा? सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्वेलिंग ऑफ द जेल. तो तीन प्रॉपर्टीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है: सिनरेसिस, थिक्सोट्रॉपी और स्वेलिंग. फटाफट से लिखें, आगे बढ़े फिर. हाँ हाँ. इलास्टिक जेल के एग्जांपल्स में ये जो नॉर्मल जेली काम में लेते हैं हम लोग, खाने के काम में, है ना, वो जेलीज आ जाएंगी. शेविंग जेल आता है ना. और बटर बटर आता है. बटर खाने वाले में सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है ना. हाँ, दोनों में एग्जाम्पल लिया जाता है वो, क्योंकि दो तरह का बटर मिलता है अपने को, तो बटर दोनों के एग्जाम्पल्स में आता है. चीज हो जाएगा, कर्ड, कर्ड भी हो सकता है. कर्ड में सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है. तो अगर जेल वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो स्वेलिंग, और जेल से वाटर रिलीज हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, तो सिनरेसिस. और जेल का सोल में इंटर कन्वर्जन, दैट इज थिक्सोट्रॉपी. लिख लिए ना? स्वेलिंग नहीं लिखा. उसके बाद में कौन से टाइप के हैं? तीन तरह के: मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर तो ऐसे ही है बेटा, नाम से ही पता लग रहे हैं. मल्टी मॉलिक्यूलर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. तो अगर मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स की बात करें, तो इसका मतलब ऐसे कॉलॉइडल पार्टिकल्स जिनमें, ऐसे कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ग्रुप से बने हुए हैं. क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल बहुत छोटा है. अगर अकेला मॉलिक्यूल बहुत छोटा है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल कॉलॉइडल रेंज में नहीं आएगा. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो एक ग्रुप बन गया क्या उनका? तो एक जो पार्टिकल बना है वो बड़े साइज का पार्टिकल बन गया. और वो पार्टिकल अगर कॉलॉइडल रेंज में आता है तो आप उसे क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड. बिकॉज जैसे मान लो आपने लिया गोल्ड, तो गोल्ड का अकेला एटम जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाए. तो बहुत सारे गोल्ड के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, और इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. सल्फर हुआ, है ना, तो S8 हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ये सब क्या है? किस में आते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड में आते हैं. समझ में आ रही है बात? एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर. बताओ नाम से क्या पता लग रहा है? मतलब अकेला ही मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि वो किस में आ रहा है? कॉलॉइडल रेंज में आता है. तो ऐसा किस में होता है? प्रोटीन्स में हो जाता है. प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, तो अकेला मॉलिक्यूल किस में है? कॉलॉइडल रेंज में है. और किस में हो सकता है? स्टार्च में हो सकता है, और गम में हो सकता है, इस तरीके का. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले मॉलिक्यूल ही सॉल्यूशन में घूम रहे हैं. और वो अकेले अकेले मॉलिक्यूल इतने बड़े हैं कि वो खुद किस में आते हैं? कॉलॉइडल रेंज में. तो मैक्रो मॉलिक्यूलर. और मल्टी मॉलिक्यूलर में छोटे छोटे होंगे तो बहुत सारों को जुड़कर कॉलॉइडल रेंज में आना होगा. और इनमें जो सबसे शातिर हैं वो कौन है? एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. ये मौके का फायदा उठाते हैं. कैसे?
अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये क्या करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाए रखते हैं, क्रिस्टलॉइड बना लेते हैं। और अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये क्या कर लेते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, डाइल्यूट लिया है तो। अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिया है तो ये सारे जुड़ जाते हैं आपस में। और किस तरह का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। देखो कैसे, इसके एग्जाम्पल में आते हैं सोप, है ना, और सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, हाँ, है ना। तो सोप जो है बेटा, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट, C17H35COO Na। और ये आयनाइज होता है पानी में जाके C17H35COO- और Na+। अभी Na+ से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके आयनाइजेशन से ये जो मिल रहा है C17H35COO-, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये C17H35 को तो हमने किस तरह से, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से रिप्रेजेंट कर दिया। और इधर जो COO- जुड़ा हुआ है, इसको हमने यहां पर लिख दिया। कन्वर्ट कर लेंगे, 17 कार्बन किस में आ रहे हैं, पूरा नहीं बनाया, गिन लो, 1 2 3 4 9 बना लेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, है ना। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक टेल, और इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन है और नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, डिसॉल्व नहीं होगी, हाइड्रोफोबिक होगी। ये पोलर एंड है, वाटर भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये वाला पार्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब आप इसको वाटर में मिलाएंगे, वाटर में जब आप सोप को मिलाएंगे तो क्या होगा, ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोफोबिक पार्ट तो भाई हम तो दूर रहेंगे इस तरीके से, तो ये वाटर से दूर रहता है इस तरीके से। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर में डिसॉल्व होकर रहता है इस तरीके से। अब ऑल्दो ये कहा जा सकता है कि सर यूनिफॉर्म तो नहीं दिख रहा कंपोजिशन, है ना, बट पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि हम यही एज्यूम करते हैं कि इस तरह से सरफेस पर होंगे, और इतने छोटे साइज के पार्टिकल हैं तो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे होंगे, पार्टिकल को देख नहीं सकते। कंपोजिशन जब लिया जाता है यूनिफॉर्म मिलता है। तो इसमें ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो तो अंदर रहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, ये तो कब है, जब सॉल्यूशन क्या लिया गया है, डाइल्यूट। और जब आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, ये आपस में एसोसिएट होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। और जुड़ेंगे कैसे, अपनी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए जुड़ेंगे, अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जुड़ेंगे। वाटर में डिसॉल्व नहीं होना है, वाटर में डिसॉल्व होना है। तो बताओ कैसे कर पाएंगे ऐसा। सबसे मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेयर का। तो ये चाहेंगे कि वाटर के साथ मिनिमम एरिया ऑफ कांटेक्ट रहे, तो ये क्या किस फॉर्म में जुड़ते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में जुड़ते हैं। और स्फेरिकल फॉर्म में कैसे जुड़ेंगे, ये जो सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये तो अंदर छुप जाता है, और सारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसको तो बाहर कांटेक्ट में रहना है, वाटर के साथ डिसॉल्व रहना है, तो इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। क्या, अब ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आप मिलाते हैं ना बेटा, सर्फ मिला के ऐसे घुमाते हैं ना सॉल्यूशन में, स्टिर करते हैं ना, स्टिर करने पे सरफेस वाले पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे क्या, जाएंगे। तो जब आप साबुन में कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, बेटा ये ऐसे ही बातें मत करो कि भाई जैसे हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने इस तरीके से एक रॉड रखी और ये रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने कहा कॉपर सल्फेट ले लिया और यहाँ पर जिंक ले लिया, और हमने कहा ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। ZnSO4 ले लिया और यहाँ कॉपर ले लिया, बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका रीजन हमें ये नहीं देना है कि ये पॉसिबल है नहीं, रॉड रुकेगी नहीं ऐसे, है ना, टिक नहीं रही है यहाँ पर, रुकेगी नहीं ऐसे। ऐसी बात नहीं कर रहे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे बेटा। आप कह रहे हैं कि ये जो सरफेस पे पार्टिकल है ये अंदर कैसे चले जाएंगे, है ना, थोड़ा लॉजिकल बात करें। रहने दो अभी, तुम फिर 15 मिनट खा जाओगे, चलो। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया जब आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन ली।
साबुन मिलाते हैं, सर्फ मिलाते हैं, उसके बाद आप उसको स्टिर करते हैं, उसके बाद उसका क्लींजिंग एक्शन चालू होता है या कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। वैसे यहां पर भी तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, और इस एक ग्रुप में या इस एक क्लस्टर में अप टू 100 आयंस हो सकते हैं, अप टू 100 आयंस यहां पर हो सकते हैं। तो बताओ ये किस तरीके का बन रहा है, मल्टी मॉलिक्यूलर या मैक्रोमोलिक्यूलर? मल्टी मॉलिक्यूलर, बहुत सारे जुड़कर फिर ये इस तरह का कोलोइडल रेंज में आ रहे हैं। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा हुआ, और वापस से आपने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, इसमें पानी और ज्यादा मिला दिया, तो फिर क्या होगा, ये सब वापस टूटकर अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे इस तरीके से, और ये वापस से क्या बना लेगा, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक क्रिस्टलॉइड बना लेगा। ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। इनकी ये जो प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पे क्या देखा जाता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखा जाता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो किसी सरफेस पर ऑयल की ड्रॉपलेट लगी हुई है ना, अब आपने साबुन अप्लाई किया, कम साबुन अप्लाई किया तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा साबुन जब आप लगाते हैं तो ये वाटर में तो रहेगा ही रहेगा, गीला तो इसको करेंगे अपन, और उसके बाद जब ज्यादा साबुन अप्लाई करेंगे तो ये ऑयल है क्या, ऑयल क्या होता है, पोलर या नॉन पोलर, और नॉन पोलर कौन है यहाँ पर, टेल। तो जब यहाँ मिसेल का फॉर्मेशन जो सॉल्यूशन में इस तरीके से हो रहा था, अब मिसेल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी सरफेस पर आकर, ये हाइड्रोफोबिक टेल भी नॉन पोलर है, ऑयल भी नॉन पोलर है, तो जब साबुन बढ़ाएंगे मिसेल का फॉर्मेशन होना है, इसको क्या बोला जाता है, मिसेल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो कॉलोइडल रेंज में जो पार्टिकल है वो कौन से पार्टिकल हैं, मिसेल के पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर जो मिसेल का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर हो जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट पर हो जाएगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा हुआ, और जब कॉन्सेंट्रेशन वापस से लो कर दी जाएगी तो बताओ क्या होगा, वापस से ट्रू सॉल्यूशन बनेगा क्या, तो ये मिसेल वापस से ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो अब की बार क्या हो गया, इस ऑयल को इन्होंने डिसॉल्व कर लिया है, तो जब ये यहां से टूटकर अलग होंगे तो इस ऑयल ड्रॉपलेट का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर क्या होंगे, यहां से अलग होंगे, और आपको जो सतह, जो सरफेस है वो क्या मिलेगी, क्लीन मिलेगी। ये समझे बात को, ऐसे तो कहाँ बन रहा था, सॉल्यूशन में अपने आप ही बना रहे थे, क्योंकि इनको कोई नॉन पोलर नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर ऑयल की ड्रॉपलेट लगी हुई है तो उस ऑयल की ड्रॉपलेट के अराउंड क्या हो जाएगा, मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब आप वापस से सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो ये सब अलग अलग होंगे, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट वहां से लेकर अलग होते हैं। इसीलिए जब धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद में सरफेस के ऊपर आपको गंदगी दिखाई दे मिलती है ना, गंदगी दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि वो सारा का सारा डाइल्यूट करने के बाद वापस से कहां पर आ गया है, सरफेस पर आ गया। समझ में आ रही है क्या बात? अब ये बताओ कि गंदे पानी में कपड़े अच्छे से, गर्म पानी में कपड़े अच्छे से धुलते हैं कि ठंडे पानी में, गर्म पानी में, गर्म पानी में, बिकॉज ये जो मिसेल है, मिसेल फॉर्मेशन की कंडीशंस हैं, मिसेल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर शुड बी अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होगा तो ही मिसेल बनेगा, अदरवाइज मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता रहेगा मिसेल का फॉर्मेशन उतना ही आसान होगा, और उतना ही ज्यादा क्लींजिंग एक्शन होगा। और क्या होता है ये बताओ, कम साबुन लगाने पर ज्यादा सही से धुलते हैं कि ज्यादा साबुन लगाने पर? गजब बेटा, तुम लोगों ने तो पीएचडी कर रखी कपड़े धोने में, है ना। देखो सीएमसी, अरे ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, दोया करो तुम तो। 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन हुई, अगर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है या इससे ज्यादा है तो ही मिसेल का फॉर्मेशन होगा, इससे कम कॉन्सेंट्रेशन पे मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए ज्यादा सोप अप्लाई करने पर अच्छे से धुलते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो वाटर का तो अच्छे से धुलते हैं, क्योंकि मिसेल का फॉर्मेशन क्या होगा, इजीली होगा, और अच्छे से क्लीनिंग एक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ये तो कौन थे, सोप। इसके अलावा क्या आते हैं बेटा, डिटर्जेंट्स आते हैं, है ना, डिटर्जेंट्स आते हैं, और क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट्स आते हैं।
सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये भी सोप ही की तरह वर्क करते हैं, बस इनमें फर्क क्या होता है, ये मल्टीपल इंटरफेसेस पर काम करते हैं। मल्टीपल इंटरफेस पर काम करते हैं मतलब सोप का काम कौन से इंटरफेस पर देखा आपने, बताओ, ऑयल वाटर इंटरफेस, बोलो है कि नहीं ऐसा। पानी में जब आप ऑयल लगे हुए कपड़े भिगो रहे हैं तो किस तरह का इंटरफेस बन रहा है, ऑयल वाटर इंटरफेस। सरफेक्टेंट्स जो है वो एक से ज्यादा इंटरफेस पे काम करते हैं, साबुन केवल एक ही इंटरफेस पे काम करता है, ऑयल वाटर पे। सरफेक्टेंट्स एक से ज्यादा इंटरफेस पे काम करेंगे, ऑयल वाटर, सॉलिड वाटर और गैस वाटर इंटरफेस। इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव क्या होते हैं, सरफेक्टेंट्स होते हैं। ज्यादा काम में क्या लिए जाते हैं, सरफेक्टेंट्स। सॉलिड वाटर इंटरफेस कौन सा हुआ, डस्ट पार्टिकल्स, दाग अच्छे, है ना, उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में कूद जाते हैं बेटा। तो अब वो वाले कपड़े भी तो धोने हैं, तो फिर क्या होगा, सॉलिड वाटर इंटरफेस, तो उस पर काम करेगा। और बदबू है कपड़ों में, स्मेल है, तो फिर गैस वाटर इंटरफेस। तो सरफेक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा यूज में लिए जाते हैं क्योंकि वो मल्टीपल इंटरफेसेस पर काम करते हैं। सोप केवल एक इंटरफेस पर काम करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जो मिसेल फॉर्मेशन की कंडीशन अगर कंपाउंड में देखी जाए तो क्या जरूरी है, एक तो हाइड्रोफोबिक टेल होनी चाहिए क्या, एक तो हाइड्रोफोबिक टेल होनी चाहिए, एक हाइड्रोफोबिक हेड होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक हेड होना चाहिए। और हाइड्रोफिलिक हेड क्या हो, ऐसा हो पोलर होना चाहिए जो डिसॉल्व हो पाए। तो यहाँ पर ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो पोलर हो, जो वाटर में डिसॉल्व हो पाए। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपने लिया है जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक हेड है, तो वो किसका काम करेगा, मिसेल का। या मिसेल बना पाएगा मतलब एसोसिएटेड कॉलॉइड बना सकता है, ठीक है। कॉलोइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनका, अभी देखेंगे। देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है आगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बड़ी शानदार चीज है। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो है डिस्पर्शन मेथड्स और दूसरे हैं कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में क्या होना चाहिए, बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे साइज के पार्टिकल्स में तोड़कर कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाए। मतलब जैसे चौक ली हमने और चौक का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाया, तो ये किस में आएगा, डिस्पर्शन मेथड्स में। और कंडेंसेशन मेथड्स में क्या होगा, छोटे साइज के पार्टिकल्स को जोड़कर क्या बनाया जाए, कॉलोइडल सॉल्यूशन। मतलब जनरली क्या करेंगे आप, ट्रू सॉल्यूशन से कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, वो किस में होगा, कंडेंसेशन में। तो पहले डिस्पर्शन मेथड्स देख लें। डिस्पर्शन मेथड्स में सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की बात कर ली हम लोगों ने, चौक वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स को पीस कर छोटे साइज के पार्टिकल्स में लाया जाता है, कॉलोइडल रेंज में लाया जाता है, फिर उनको डिस्पर्शन मीडियम में घोल दिया जाता है, फिर उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाकर एक स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर लिया जाता है। तो दिस इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा मेथड जो है दैट इज ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ब्रैडिक्स आर्क मेथड, अब दिक्कत क्या है बेटा, आपको दे दी गई गोल्ड का एक बार दे दिया गया, विश्वास तो कम ही होता है पर दे देते हैं, मान लो, है ना, गोल्ड का एक बार आप लोगों को दे दिया गया, एज्यूम कर लेंगे ऐसा, एक्चुअल में नहीं दे रहे हैं। गोल्ड का एक बार दे दिया गया और आपसे बोला गया इसका कोलोइडल सॉल्यूशन बना के लाओ, कैसे बनाओगे, पीस दोगे, बता, पीस देंगे। यही बचा है बेटा, अब मेटल को पीसना ही बचा है, अब तो लोहे के चने जबाने जैसा होगा। अरे क्या करोगे उसका कॉलोइड, क्या उसको पीस सकते हैं क्या, जैसे चौक को हमने पाउडर्ड फॉर्म में कर लिया था कन्वर्ट, वैसे मेटल को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या,
नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक मेथड यूज में लेना पड़ता है, दैट इज ब्रैडिक्स आर्क मेथड। और ये जनरली किसके लिए यूज में आता है, मेटल का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आता है। तो मेटल का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं आप, इस तरीके से क्रूसिबल ले लेंगे। इस क्रूसिबल में क्या कर लेंगे बेटा, यहां पर आइस भर लेते हैं, है ना, साइड में इसको आइस बाथ में रखा जाता है। यहां पर आप क्या कर लेते हैं, दो मेटल की रॉड्स जो भी आपको जिनका भी कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाना है वो आपने इस तरीके से रख दी है, ठीक है। और इन दोनों से हमने क्या कर दिया है, एक बैटरी जोड़ दी है ना। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज हमने यहां से पास किया, बहुत ज्यादा वोल्टेज पास करेंगे। और ये दोनों रॉड्स जो रखी हुई है इनके बीच में गैप बहुत कम रखा हुआ है हमने। तो क्या होगा, ये जब, अच्छा इसमें थोड़ा सा KOH हम मिला देंगे जो कंडक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन को, और साथ में स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बन जाता है। ध्यान से समझें, जब इतना हाई वोल्टेज जो है इस सॉल्यूशन से पास होगा और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में बहुत कम स्पेस रहेगा, तो सारा का सारा करंट सॉल्यूशन में इसी जगह से पास होगा। तो एक इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ डेवलप होता है। एक इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ डेवलप होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो मेटल की रॉड्स जो ली हैं इनकी वेपर्स बनना चालू हो जाएंगी, इनकी वेपर्स बनना चालू हो जाएंगी। वेपर्स बनना चालू होंगी तो हमने क्या भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है जिसमें हमने क्या डाला हुआ है, KOH। तो पानी के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगी वेपर्स, तो वेपर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, और वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्विकली क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। अच्छा पानी गर्म हो जाएगा सर, पानी भी वेपरेट हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या रखा है कि जैसे ही वेपर बने ठंडे पानी के कांटेक्ट में आए और छोटे छोटे वेपर के पार्टिकल्स जो हैं वो क्विकली कंडेंस होके सॉल्यूशन में बराबर फैल जाएं। और जो KOH है वो किसकी तरह काम कर रहा है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक कॉलोइडल गोल्ड का सोल तैयार हो चुका है। सोल मतलब सॉलिड इन लिक्विड, पहले बोलने दिया करो फिर डाउट क्या करो, है ना। सॉलिड इन लिक्विड, है ना। गोल्ड का भी बना सकते हैं, सिल्वर का भी बना सकते हैं। और सवाल क्या था, क्या काम में आता है, सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश। देखा हुआ है, खूब टीवी देखा है लॉकडाउन में भर भर के, है ना। देखा होगा ये भी, नहीं देखा क्या, अरे आया होगा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कभी तो बीच में, है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा, वो ऐसा ऐसे कहते नहीं है नकली सोना नकली चांदी या ऐसे ही हवा में बात नहीं करते। अगर एक्चुअल में वो डाल रहे हैं तो कोलॉइडल गोल्ड उसमें डाला जाता है। ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो यूज में लिए जाते हैं, गोल्ड और कोलॉइडल कर लेते हैं, इनर्ट होते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं, दिमाग बढ़ाते हैं, है ना, कोलॉइडल रेंज में ही, है ना। ऐसे चबाने नहीं लगना बेटा, पता लगा सारे वस्त्राभूषण खा गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं घर वाले कि भाई दिमाग पता नहीं बढ़ा है कि खत्म हो गया इसका, है ना। तो कॉलोइडल रेंज में वो काफी सारे इफेक्ट्स जो है, मेडिकल इफेक्ट्स बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए कॉलोइडल गोल्ड या कॉलोइडल सिल्वर जो है वो काम में लिए जाते हैं। और कई सारी मेडिसिन है उनमें भी कॉलोइडल गोल्ड यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मेटल का कॉलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। और क्या मेथड दिया हुआ है, हाँ ये सबसे फेवरेट मेथड है, पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि काफी सारा पार्ट जो है वो इसी पर बेस्ड है, पेप्टाइजेशन पे आगे जो चीजें पढ़ने वाले हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में अगर आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिसमें कोई एक आयन ऐसा है जो प्रेसिपिटेट के साथ कॉमन है, फिर से सुनेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जिसमें कोई एक आयन ऐसा है जो प्रेसिपिटेट के साथ कॉमन है, तो वो आयन प्रेसिपिटेट की सरफेस पर एडजॉर्ब होने लगता है। कैसे, जैसे मान लो हमने क्या किया, ये कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर में आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया है, किसका, AgI का प्रेसिपिटेट लिया है। अब आप इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं जो Ag प्लस
या I माइनस आयन कंटेन करता है। जैसे मान लो आप इसमें क्या मिला सकते हैं, AgNO3 मिला दें। AgNO3 contains Ag plus ion which is common with the ion present in the precipitate। तो क्या होगा, ये जो Ag प्लस है ये प्रेफरेंशियली क्या करने लगेगा, इस प्रेसिपिटेट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होने लगेगा। और अगर ऐसा होगा तो बेटा अचानक से जादू होगा। जादू कैसे होगा, पहले तो आपको बॉटम में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नजर आ रहा था, और जैसे ही कुछ ड्रॉप्स आपने AgNO3 की मिलाई, ये Ag प्लस कहाँ एड्सॉर्ब हो गया, सरफेस पर एड्सॉर्ब हो गया। और बताओ पास पास Ag प्लस एड्सॉर्ब होंगे तो पहले तो चुपचाप पड़े हुए थे, आराम कर रहे थे पार्टिकल्स, लेकिन अब इधर भी Ag प्लस और इधर भी Ag प्लस, क्या होगा, रिपल्शन चालू हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या वापस से सेटल डाउन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सब पे क्या है, चार्जेस हैं, वो सेटल डाउन नहीं होगा। तो आपने क्या कर लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से किसमें कन्वर्जन कर लिया, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्जन कर लिया। दिस मेथड इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन मेथड। अब अगर मान लो कौन सा, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स उन पे क्या चार्ज आया बेटा, कोलॉइडल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया। क्या, क्योंकि कौन सा आयन एड्सॉर्ब हुआ, Ag प्लस आयन एड्सॉर्ब हुआ। अगर मान लो मैंने इसमें Ki मिलाया होता, कौन एड्सॉर्ब होता, I माइनस होता। क्या, I माइनस एड्सॉर्ब होता तो कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये कौन सा है, लायोफिलिक की लायोफोबिक, लायोफोबिक, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड, तो सॉलिड इन लिक्विड, लायोफोबिक है। और ये समझ में आ गया कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्जेस कैसे आ जाते हैं। अब बताओ, ये सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनाए हुए था, लेकिन अगर कोलॉइडल पार्टिकल बनना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनना है, तो बताओ चार्जेस आने ही पड़ेंगे क्या इसके ऊपर। तो इसीलिए लायोफोबिक पार्टिकल्स पे, कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्जेस होते ही हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। अब मुझे बताओ फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों, ताजा क्यों, सॉल्यूशन को क्या पता ताजा है कि बासी है। कोई भी आंसर नहीं आया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा वैसे वैसे प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होने लगेगा, सॉलिडिफाई होने लगेगा, और सॉलिडिफाई होने लगेगा, सरफेस एरिया कम होने लगेगा। तो Ag प्लस के एड्सॉर्ब होने के लिए या I माइनस के एड्सॉर्ब होने के लिए जगह कम होने लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो सॉलिडिफाई होने लगेगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप होने लगेंगे। तो अगर वो एड्सॉर्ब भी हो गए तो जरूरी नहीं Ag प्लस के बीच में रिपल्शन इतना तेज हो जाए कि वो बने हुए सॉलिड को पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स कर दे, पपड़ी बन जाएगी ना नीचे। तो पपड़ी बन जाएगी तो सॉलिड हो गया, तो आप लिक्विड मिला के आप उम्मीद कर रहे हैं कि Ag प्लस आयन एड्सॉर्ब हो गए और अभी रिपेल करके पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए आप क्या लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं, ताकि सरफेस एरिया क्या रहे, मैक्सिमम रहे और सॉलिडिफिकेशन नहीं हो। अब मुझे एक चीज का जवाब देंगे और समझ लेना है यहाँ पर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर भी, और इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखो, AgNO3 और Ki को अगर लिया जाता है तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, AgI का प्रेसिपिटेट बनाते हैं और साथ में KNO3 बनाते हैं। ठीक है बात। अब मुझे बताओ, अगर इसके मोल और इसके मोल बराबर लिए जाएं, अगर मैंने इसके मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया जाता है बेसिकली, तो उनको आप मल्टीप्लाई करके मोल तो निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो इसके 1 मोल लिया गया और इसका भी 1 मोल लिया गया, ध्यान से समझेंगे, दोनों के 1 1 मोल लिए गए, तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, 1 मोल AgI बनेगा, केवल प्रेसिपिटेट बनेगा, क्या कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। 1 मोल AgNO3 1 मोल KI के साथ पूरा खत्म होगा, और 1 मोल किसका बना लेगा,
प्रेसिपिटेट का बना लेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ओनली प्रेसिपिटेट, नो कॉलोइडल सॉल्यूशन, नो कॉलोइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसका लिया 1 मोल और इसका ले लिया मैंने 2 मोल, अब बताओ क्या होगा? ध्यान से समझेंगे और दिमाग लगा के जवाब देंगे। 1 मोल से 1 मोल खत्म होके 1 मोल किसका बन जाएगा? AgI का। बोलो सहमत हैं इस बात से? AgNO3 के 1 मोल से KI का 1 मोल कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा? इसका तो यहां पर लिख दें 1 मोल, है ना। यहां पर बताओ क्या मिलेगा? 1 मोल AgI मिलेगा और एक्स्ट्रा कौन बच गया? 1 मोल KI मिल गया। कैसे स्थिति आ गई? प्रेसिपिटेट इसको नए सिरे से सोचें तो क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? AgI का प्रेसिपिटेट, और आपने एक्स्ट्रा क्या मिला दिया है? कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा? I-। तो कौन सा कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा? नेगेटिव चार्ज्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? अगर मैंने इसका 2 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, क्या होगा? इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन करके इसका 1 मोल AgI तो बन जाएगा, और कौन बचेगा एक्स्ट्रा? AgI का 1 मोल बचेगा क्या? AgNO3 का 1 मोल बचेगा। बताओ ऐसा होगा क्या इसमें? कौन सा कॉलोइडल सॉल्यूशन? पॉजिटिवली चार्ज। कैसे? 1 मोल AgI है, प्रेसिपिटेट है, एक्स्ट्रा कौन पड़ा हुआ है? AgNO3। कौन सा आयन एड्सॉर्ब होगा? Ag+ आयन एड्सॉर्ब होगा। तो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से हमें ये पता लगाना है कि कोई भी दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर कॉलोइडल सॉल्यूशन जो बन रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है कि नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। समझ में आ गई क्या? जैसे AgNO3 और KCl है ना, AgNO3 प्लस KCl, ये क्या बनाते हैं? AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसके 10⁻³ मोल और इसके 0.5 इंटू 10⁻³ मोल लिए हैं, तो बताओ क्या होगा? The solution will be, the colloidal solution will be prepared or not, or if yes, then what will be the charge on colloidal particles? ज्यादा कौन है? तो KCl पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का, और AgCl की सरफेस पे कौन एड्सॉर्ब होगा? Ag+ होगा। तो हम ये बोल देंगे AgCl की सरफेस पर Ag+ एड्सॉर्ब होगा और पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। समझ गए बात को? इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल, बनते हैं इस पे, है ना। देखो जब तक जिन लोगों ने लिख लिया है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए होंगे नीचे, देखो। चलो बढ़िया है। देखा गया क्वेश्चन? देखा गया? पहुंच गए आंसर पे दोनों में? देखो Fe पहले वाला कौन सा दिया है? FeCl3 वाला, है ना। तो the nature of colloidal solution obtained when excess of FeCl3 is added to, बताओ कौन एड्सॉर्ब होगा? FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है, Fe+3 एड्सॉर्ब हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा।
दूसरे वाले में मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर लो, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। हमें क्या पूछा गया है? नेगेटिवली चार्ज है ना। पहले वाले में कितने मोल हैं? 0.01। दूसरे वाले में कितने? 0.01। ये तो केवल प्रेसिपिटेट बनेगा। 0.02 और 0.01 ज्यादा कौन है? AgNO3। Ag प्लस एड्सॉर्ब होगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा। तीसरे वाले में नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा कौन है? Ki, तो I माइनस ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा। लिख लिए क्या? लिख लिए क्या बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। ये तो कौन से मेथड्स थे बेटा? पेप्टाइजेशन के कौन से मेथड्स? डिस्पर्शन मेथड्स, जिनमें आप बड़े साइज के पार्टिकल्स को छोटे साइज के पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कंडेंसेशन मेथड्स हैं, और कंडेंसेशन मेथड्स में पर्टिकुलर 4 रिएक्शंस आपको यहां पर दी हुई हैं, है ना। अब चारों रिएक्शन याद कर लें बेटा, उससे भी काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, कई सारी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जिनसे कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी रिएक्शंस को ध्यान में नहीं रख सकते। 4 रिएक्शन केमिकल मेथड्स में दे रखी हैं। कौन कौन सी है? डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो ये तो एक एक एग्जाम्पल है इनके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनसे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब देखो, जैसे इसमें डबल डिकम्पोजिशन में क्या दिया हुआ है? AS2O3 जो है ऑक्साइड जो है, इसकी रिएक्शन करवाई गई H2S से, और क्या बन गया? AS2S3 बन गया, और क्या बन गया साथ में? H2O। तो इधर ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया, इधर सल्फर रिप्लेस हो गया, और ये जो है ये सोल होता है, AS2S3 का सोल होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? डबल डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन होती है कौन सी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, और सल्फर का सोल बना रहे हैं। तो सल्फर किसमें? यहां पर -2 में, यहां पर किसमें? +4 में है क्या? और इधर किसमें आ रहा है? 0 में। तो -2 से 0 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2S के ऑक्सीडेशन से क्या बनाया गया है? सल्फर का सोल बनाया गया है। और कौन सी रिएक्शन है रिडक्शन की? रिडक्शन में क्या है? AuCl3। AuCl3 की रिएक्शन किससे हो रही है? SnCl2 ले लें क्या, क्योंकि यहां पर +3 से 0 में जाएगा, ये रिड्यूस होगा, तो Sn क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो Sn+2 से किस में चला जाएगा? +4 में, और क्या बन जाएगा? Au। तो यहां से क्या बनेगा? गोल्ड का सोल बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा? सोल। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? गोल्ड +3 से किस में चला गया? 0 में, रिडक्शन की वजह से। और एक क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के मेथड से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस किसका किया गया? FeCl3 का। FeCl3 की रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो क्या बन जाता है? FeOH होल थ्राइस बनेगा, और साथ में HCl होगा, ये भी क्या है? सोल। FeOH होल थ्राइस का क्या होता है? प्रेसिपिटेट, है ना। तो इनकी रिएक्शंस जो है, जो एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देख लेना बेटा, क्योंकि सारी रिएक्शंस और सारे प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस याद करना पॉसिबल नहीं है। फिजिकल प्रोसेसेस को हम याद कर सकते हैं, है ना। जैसे इसमें फिजिकल मेथड में दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बदलकर। ये एग्जांपल हमने सबसे पहले लिया था। सल्फर अल्कोहल में ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, क्रिस्टलॉइड बनाता है। सल्फर अल्कोहल में डिसॉल्व होता है मतलब, लेकिन सल्फर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो आपने क्या कर लिया? अल्कोहल और सल्फर का सॉल्यूशन ले लिया, जिसमें सल्फर के पार्टिकल कौन सी रेंज में है? ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में। अब आप उसमें धीरे धीरे क्या मिलाते गए? वाटर। वाटर मिलाते गए, वाटर मिलाने पर क्या होगा? कंटेंट बढ़ने लगेगा वाटर का, और सल्फर की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में है, वाटर में नहीं है।
तो क्या होगा, सल्फर के पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी तो पूरे सॉल्यूशन में सल्फर के पार्टिकल्स ग्रुप बनाने लगेंगे। ग्रुप बनाने लगेंगे तो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में सल्फर के पार्टिकल किस रेंज में आ जाएंगे, कॉलॉइडल रेंज में। इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये हमने लिया था और ये अल्कोहल और सल्फर का ट्रू सॉल्यूशन था, अल्कोहल प्लस सल्फर का ट्रू सॉल्यूशन था। आप क्या मिलाते गए इसमें, वाटर। वाटर मिलाने पर सल्फर की सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी, तो डिसॉल्व हो चुका था वो वापस से एग्रीगेट होने लगेगा। डिसॉल्व हो चुका था वापस से एग्रीगेट होने लगेगा तो सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे होकर वापस से अपनी जगह पर एक एक जगह पे आने लगेंगे। और ज्यादा सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो और बड़े पार्टिकल्स होने लगेंगे, और ज्यादा वाटर मिलाने लगेंगे तो ये किस में, बॉटम में सेटल डाउन होने लगेगा सल्फर। लेकिन आपको सॉल्वेंट इतना ही मिलाना है कि सल्फर के पार्टिकल एग्रीगेट हो जाए और किस रेंज में आ जाए, कॉलॉइडल रेंज में। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सल्फर का सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब पहले तो एक ट्रू सॉल्यूशन बना लिया जाए, फिर एक ऐसा सॉल्वेंट मिलाया जाए जिसमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो, तो भी क्या बनेगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को। पहले तो एक ट्रू सॉल्यूशन बना लो, फिर एक ऐसा सॉल्वेंट मिलाओ जिसमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम है, तो वो क्या करने लगेगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाने लगेगा। और क्या हो सकता है, बाय एक्सेसिव कूलिंग। बाय एक्सेसिव कूलिंग, तो जैसे गैसेस हैं, गैसेस को ठंडा करेंगे हम, ठंडा करने पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स कंडेंस होने लगेंगे क्या, अरे बोलो भाई। टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। तो जितना कम टेम्परेचर करते जाएंगे उतनी कंडेंस होकर बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती चली जाएंगी। तो आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते रहें और वहां तक ले आए जब गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कंडेंस होकर कौन सी रेंज में आ गए, कॉलॉइडल रेंज में आ गए। तो आप एक्सेसिव कूलिंग से भी ऐसा कर सकते हैं, सॉल्वेंट बदलकर भी कॉलॉइड बना सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस से भी बना सकते हैं, FeCl3 प्लस वाटर FeOH होल थ्राइस, रिडक्शन से भी बना सकते हैं, AuCl3 प्लस SnCl2 गिव्स SnCl4 प्लस Au, ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हैं, H2S के ऑक्सीडेशन से बना लें, है ना, या फिर डबल डिकम्पोजिशन से भी बनाया जा सकता है, या फिर डिस्पर्शन मेथड्स हमने देखे। डिस्पर्शन मेथड्स में कौन कौन से हुए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रैडिक्स आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन मेथड। ब्रैडिक्स आर्क मेथड समझ में आ गया क्या, कंटेनर लिया, उसमें पानी लिया, उस कंटेनर को आइस बाथ में रखा और ये दो रॉड हमने इस तरह से रखे और हमने यहां से एक बैटरी जोड़ दी, एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज पास किया, वो वोल्टेज केवल इतने से पार्ट से पास होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेटल की वेपर्स बनेंगी, वो ठंडे पानी में क्या हो जाएंगी, कंडेंस। तो वेपर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना। और स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या मिलाया गया है, KOH मिलाया गया है। तो जब भी मेटल की कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना रहा रहेगा तो ब्रैडिक्स आर्क मेथड काम में लेंगे। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन काम में ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि मेटल मैलिएबल होता है, जब आप उसको तोड़ने के लिए पीटेंगे तो वो फॉइल में बदल जाएगा, पाउडर नहीं बन पाता है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोग बस अब तैयार हो कि अब सर कहने वाले हैं आज के लिए बस इतना ही, सब तैयार हैं एकदम, बीच बीच में चुपके से इधर सर लिखने के लिए मुड़े और पढ़ के आना है इसको आगे, जहां तक हमने पढ़ लिया है वहां तक के क्वेश्चंस करके आना, ठीक है ना। कैटालाइसिस तक बात कर लेंगे हम लोग अगली क्लास में, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू।